नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज हम डिस्कस करेंगे सेल एंड टिश्यू के बारे में। वेलकम स्टूडेंट्स। सबसे पहले देखते हैं सेल्स। A cell is the smallest unit that is capable of performing life functions. सेल जो होती है वो हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो कि हमारी बॉडी के ऑल ओवर फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। उसके बाद अपन देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे है व्हाट इज सेल, जो कि आपको मिलेगा स्लाइड नंबर 5 पे। सेकेंड वन इज डिस्क्राइब द सेलुलर प्रोजेक्शन विच इज ऑन द 26 नंबर स्लाइड। Third one is describe the cell diversity which is on 28th number slide. Fourth one is describe the solution and transport of cell which is on the 30th number of slide. Fifth one is describe the cell life cycle which is on 14th number of slide. Sixth one is describe the body tissues which is on 44th number of slide. Seventh one and last one is describe the regeneration of tissues which is on 61th number of slide. Let's discuss about the cell. So firstly we discuss about the cell. First point is carry out all chemical activities needed to sustain life. हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज़, जितनी भी केमिकल रिएक्शन अपनी बॉडी के अंदर जो होती हैं वो सेल के थ्रू कैरी आउट करवाई जाती हैं। सेकेंड पॉइंट इज सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। इसका मतलब है कि जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो सब सेल से मिलके बनी हुई होती है, इसलिए सेल जो होती है वो अपने लाइफ की बेसिक यूनिट होती है। थर्ड पॉइंट इज टिश्यू आर ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। टिश्यू है वो सेल से मिलके बना होता है जो जिनकी स्ट्रक्चर और फंक्शन है वो सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट वन इज एनाटॉमी ऑफ द सेल, जिसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है सेल आर नॉट ऑल द सेम। सेल जो होते हैं सब सेम नहीं होते। हमारी बॉडी के अंदर ऑलमोस्ट 200 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूरोग्लाइल सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एट्सेट्रा। सेकेंड पॉइंट इज ऑल सेल्स शेयर जनरल स्ट्रक्चर। सेल जो होते हैं वो अपनी जनरल स्ट्रक्चर को शेयर करते हैं। थर्ड पॉइंट इज सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 3 मेन रीजन्स। फर्स्ट वन इज न्यूक्लियस, सेकेंड वन इज साइटोप्लाज्म, थर्ड वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल जो होता है वो मेनली 3 पार्ट से मिलके बना होता है, जिसके अंदर फर्स्ट होता है न्यूक्लियस, सेकेंड साइटोप्लाज्म और थर्ड वन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब अपन फर्स्टली डिस्क्राइब करेंगे न्यूक्लियस को, जो कि सेल का पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर देखते हैं फर्स्ट पॉइंट इज कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कंटेन जेनेटिक मटेरियल डीएनए। न्यूक्लियस जो होता है वो सेल के सेंट्रल पोर्शन को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है जो कि किसी भी पर्सन के जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को शो करता है। न्यूक्लियस जो होता है वो मेनली 3 रीजन से मिलके बना होता है, जिसके अंदर फर्स्ट वन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेकेंड वन इज न्यूक्लियोलस, थर्ड वन इज क्रोमेटिन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें फर्स्ट है बैरियर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो आउटर लेयर होती है न्यूक्लियस की, जो न्यूक्लियस को कवर करने का काम करती है। ये एक बैरियर की तरह काम करती है, जो कि सेलेक्टिव सब्सटेंस की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सेकेंड पॉइंट इज कंसिस्ट ऑफ डबल फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है डबल फॉस्फोलिपिड लेयर की बनी हुई होती है। थर्ड पॉइंट इज contain nuclear pores that allow for exchange of material with the rest of the cell। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उस पर स्मॉल न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सब्सटेंस की मूवमेंट को अलाउ करते हैं न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट रखने का काम करती है। अब सेकेंड वन आता है न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियस कंटेन्स 1 और मोर न्यूक्लियोलाई। एक न्यूक्लियस के अंदर एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलाई है वो प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड पॉइंट इज साइट ऑफ राइबोसोमल प्रोडक्शन।
Ribosomes then migrate to the cytoplasm through nuclear pores. न्यूक्लियोलाई के अंदर राइबोसोम का प्रोडक्शन होता है। राइबोसोम की प्रोडक्शन के बाद राइबोसोम जो है वो मूवमेंट कर जाता है न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू साइटोप्लाज्म के अंदर। न्यूक्लियर पोर्स जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल न्यूक्लियर पोर्स होते हैं जिनके थ्रू राइबोसोम उसके प्रोडक्शन के बाद साइटोप्लाज्म के अंदर मूव कर जाता है। थर्ड वन इज़ क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जो होता है एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है जो कि डीएनए का और प्रोटीन का बना हुआ होता है। सेकेंड पॉइंट इज स्कैटर्ड थ्रू आउट द न्यूक्लियस। क्रोमेटिन जो होता है वो पूरे न्यूक्लियस के अंदर फैला हुआ रहता है। थर्ड पॉइंट इज क्रोमेटिन कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम व्हेन द सेल डिवाइड। सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमेटिन आपस में कंडेंस होकर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद सेकंड आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बैरियर फॉर सेल कंटेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है एक बैरियर की तरह काम करती है जो कि कवर रखती है न्यूक्लियर सेल को। ये एक बैरियर की तरह काम करती है जो कि सेल के कंटेंट को प्रोटेक्ट रखने का काम करती है। सेकंड पॉइंट इज डबल फॉस्फोलिपिड लेयर, हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफोबिक टेल्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है जिसके दो पार्ट होते हैं, हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफिलिक हेड जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वाटर सोल्यूबल कंटेंट्स की मूवमेंट के लिए, और जो हाइड्रोफोबिक टेल्स होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है लिपिड सोल्यूबल कंटेंट की मूवमेंट के लिए। लास्ट पॉइंट इज ऑल्सो कंटेन प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लाइकोप्रोटीन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है के अंदर प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोप्रोटीन है वो भी प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पेशलाइजेशन। माइक्रोविलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक स्पेशलिटी होती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है। माइक्रोविलाई जो होती है एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जैसी स्ट्रक्चर होती है जो कि एब्जॉर्प्शन के टाइम पे सरफेस एरिया है उसको बढ़ा देती है जिससे एब्जॉर्प्शन है वो ईजिली हो पाए। अब नेक्स्ट आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म देखते हैं, मटेरियल आउटसाइड द न्यूक्लियस एंड इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म एक ऐसा एरिया है सेल के अंदर जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर सिचुएटेड होता है, उसको अपन साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब साइटोप्लाज्म के अंदर दो चीज़ें होती हैं, फर्स्ट साइटोसोल और सेकंड ऑर्गेनेलीज। साइटोसोल फ्लूइड दैट सस्पेंड अदर एलिमेंट। साइटोसोल एक फ्लूइड होता है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म के जो दूसरे एलिमेंट्स हैं, दूसरे ऑर्गेनेलीज हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनेलीज, मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ द सेल। ऑर्गेनेलीज वो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि सेल की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वन इज साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज के बारे में अब अपन देखते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट आता है राइबोसोम्स, मेड ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए। राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन का और आरएनए का बना हुआ होता है। सेकेंड वन इज साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम के अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। थर्ड वन इज फाउंड एट 2 लोकेशंस। राइबोसोम है वो मेनली 2 लोकेशंस के अंदर प्रेजेंट होता है। फर्स्ट वन इज फ्री इन द साइटोप्लाज्म एंड सेकेंड वन इज अटैच टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम जो है वो मेनली 2 सिचुएशन पे प्रेजेंट होता है, एक तो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली प्रेजेंट होता है, दूसरा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके साथ अटैच्ड हुआ प्रेजेंट होता है। अब अपन देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज है, जिसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है फ्लूइड फिल्ड ट्यूब्यूल्स फॉर कैरिंग सब्सटेंसेस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसके फ्लूइड फिल्ड एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर फ्लूइड है वो फिल्ड होता है। ये जो वेसिकल्स होते हैं, ये जो सैक होते हैं वो किसी भी सब्सटेंस को कैरी करने का काम करते हैं। 2 टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो मेनली 2 टाइप का होता है, जिसमें अपन फर्स्ट देखते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
फर्स्ट वन इज स्टर्डेड विद द राइबोसोम्स। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो राइबोसोम्स के साथ अटैच्ड रहता है। सेकेंड वन इज साइट वेयर बिल्डिंग मटेरियल ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन आर फॉर्म्ड। ये वो साइट होती है जहाँ पे सेलुलर मेम्ब्रेन है उसका फॉर्मेशन होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो सेल मेम्ब्रेन है उसका फॉर्मेशन है वो होता है। अब फर्स्ट के बाद सेकंड आती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके अंदर फंक्शन इन कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कोलेस्ट्रॉल के फॉर्मेशन के लिए और उसके ब्रेकडाउन के लिए। फैट मेटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स। फैट के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो ड्रग्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद आता है गोल्जी एपरेटस, मॉडिफाइज एंड पैकेजेस प्रोटीन्स। इसके अंदर प्रोटीन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सेकंड वन इज प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ पैकेजेस, जिसके अंदर फर्स्ट आता है सीक्रेटरी वेसिकल्स, सेकंड वन इज सेल मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स, थर्ड वन इज लाइसोसोम्स। फर्स्ट वन सीक्रेटरी वेसिकल्स जो होता है वो एक फ्लूइड फिल्ड सैक होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं गोल्जी एपरेटस के अंदर, जो कि किसी भी सब्सटेंस को कैरी करने का काम करते हैं। सेकंड वन होता है सेल मेम्ब्रेन कंपोनेंट। सेल मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स का मतलब है जिसकी जो सेलुलर मेम्ब्रेन है वो जिन जिन कंपोनेंट्स की बनी हुई होती है वो। थर्ड वन इज लाइसोसोम्स, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। अब आता है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या होता है? कंटेन एंजाइम्स दैट डाइजेस्ट नॉन यूजेबल मटेरियल्स विद इन द सेल। लाइसोसोम्स के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं जो कि नॉन यूजेबल मटेरियल होता है सेल के अंदर, उसको डाइजेस्ट करने के काम आती है। एंजाइम जो होती है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए एंजाइम है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। तो सेल के अंदर जो भी नॉन यूजेबल वेस्ट मटेरियल होता है उसको डाइजेस्ट करने का काम है वो करता है लाइसोसोम। अब उसके बाद आता है पेरीऑक्सीसोम्स, जिसके अंदर है मेम्ब्रेनियस सैक्स ऑफ ऑक्सीडेज एंजाइम्स। इसके अंदर एक मेम्ब्रेनियस सैक होता है जो कि ऑक्सीडेशन के लिए कोई भी केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट करवाने की काम आती है, जिसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है डिटॉक्सिफाई हार्मफुल सब्सटेंस एंड सेकंड वन इज ब्रेक डाउन फ्री रेडिकल्स। जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उन हार्मफुल सब्सटेंसेस को रिमूव करने के लिए, बॉडी से रिमूव करने के लिए उसके लिए यूज़ होती है ऑक्सीडेज एंजाइम्स, जो कि उन हार्मफुल सब्सटेंसेस को ब्रेक कर देते हैं, उनको डाइजेस्ट करने के काम आते हैं। सेकेंड वन इज़ ब्रेक डाउन ऑफ फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल जो होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, तो उन फ्री रेडिकल्स को ब्रेक करने के लिए यूज़ में आती है ऑक्सीडेज एंजाइम्स। एंड नेक्स्ट वन इज है माइटोकॉन्ड्रिया। फर्स्ट पॉइंट इज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं क्योंकि जितनी भी अपनी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन होती हैं, उन केमिकल रिएक्शन के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो सप्लाइड होती है माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू। चेंज शेप कंटिन्यूसली। माइटोकॉन्ड्रिया है वो अपनी एक कांस्टेंट शेप के अंदर नहीं रहता, वो कॉन्स्टेंटली अपनी शेप को चेंज करता रहता है। थर्ड वन इज कैरी आउट रिएक्शंस वेयर ऑक्सीजन इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन फूड। अब जो भी केमिकल रिएक्शन होती हैं सेलुलर लेवल पे, जो भी केमिकल रिएक्शन होती हैं, उन केमिकल रिएक्शन को कैरी होने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। एक रिएक्शन होती है एरोबिक रेस्पिरेशन और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है कि केमिकल रिएक्शन होना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो नॉर्मल केमिकल रिएक्शन होने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि प्रोवाइड करवाने का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद प्रोवाइड एटीपी फॉर सेलुलर एनर्जी। अब हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए, हमारी बॉडी की हर सेल की फंक्शनिंग के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो अब उस एनर्जी को प्रोवाइड करवाता है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट वन इज साइटोस्केलेटन। फर्स्ट पॉइंट इज नेटवर्क ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर दैट एक्सटेंड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। साइटोस्केलेटन जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है जो कि एक प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है, जो कि पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर कम्प्लीटली प्रेजेंट होता है।
प्रोवाइड द सेल विद एन इंटरनल फ्रेमवर्क। साइटोस्केलेटन जो होता है वो सेल को एक शेप है वो प्रोवाइड करवाता है। अब साइटोस्केलेटन है वो 3 डिफरेंट टाइप्स का होता है, जिसके अंदर फर्स्ट आता है माइक्रोफिलामेंट्स, सेकंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड थर्ड वन है माइक्रोट्यूब्यूल्स। फर्स्ट वन माइक्रोफिलामेंट्स। तो जो माइक्रोफिलामेंट जो होता है वो सेल की मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेल की शेप के लिए और सेल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंड वन इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होता है वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। एंड थर्ड वन इज़ माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है वो मेनली सब्सटेंसेस की मूवमेंट के लिए, उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ऑल्सो ये शेप भी प्रोवाइड करवाता है सेल को। उसके बाद आता है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो होता है वो एक रोड शेप बॉडीज़ होती है जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ होता है। सेकेंड इज़ डायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेंट्रियोल का जो मेन फंक्शन होता है वो सेल डिवीजन का, ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सेल डिवीजन के टाइम पे ये स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करता है। ये स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्रोमोसोम को सेपरेट करने के लिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। अब अपन एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच सेलुलर ऑर्गेनेली इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल? फर्स्ट वन इज राइबोसोम, सेकंड माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड वन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड डी सेंट्रियोल। अब द करेक्ट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? रैशनली बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट मोस्ट ऑफ द केमिकल एनर्जी नीडेड फॉर द सेल्स बायोकेमिकल रिएक्शन। क्यों पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को इसलिए कहा गया है क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वही मोस्ट ऑफ द जो केमिकल एनर्जी रिक्वायर होती है केमिकल रिएक्शंस के लिए वो प्रोवाइड करने का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल है वो कहा गया है। लेट्स डिस्कस अबाउट द सेलुलर प्रोजेक्शन। सेलुलर प्रोजेक्शन फर्स्ट पॉइंट इज नॉट फाउंड इन ऑल सेल्स। जो सेलुलर प्रोजेक्शन है वो हर सेल के अंदर नहीं प्रेजेंट होता है, कुछ सेल्स होते हैं जिनके अंदर सेलुलर प्रोजेक्शन है वो प्रेजेंट होता है। सेकेंड पॉइंट इज यूज्ड फॉर मूवमेंट। जो सेलुलर प्रोजेक्शन है वो सेल के मूवमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट इज सीलिया मूव्स मटेरियल अक्रॉस द सेल सरफेस। देखते हैं कि सीलिएटेड सेल्स होते हैं वो मेनली अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर और फ्लोपियन ट्यूब के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सीलिया का जो मेन काम होता है वो क्या कि जो भी डस्ट पार्टिकल्स अपनी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर एंटर होता है उसको ये क्या कर लेते हैं, कैचअप कर लेते हैं, जिससे कोई भी डस्ट पार्टिकल या फॉरेन पार्टिकल अपने लंग्स के अंदर ना जा पाए। सेकेंड वन इज़ फ्लैजिलम प्रोपेल द सेल। फ्लैजिलम जो होता है सेल को प्रोपेल करता है, आगे की तरफ धकेलता है। नेक्स्ट वन इज लेट्स डिस्कस अबाउट द सेल डाइवर्सिटी। नेक्स्ट वन सेलुलर फिजियोलॉजी मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, जिसके अंदर फर्स्ट है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। अब मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट क्या होता है? सब्सटेंसेस का मूवमेंट होना सेल के बाहर और सेल से बाहर और बाहर से सेल के अंदर, उसको बोलते हैं अपन मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। जो भी सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, चाहे वो सेल से बाहर हो या बाहर से सेल के अंदर हो। अब सेकंड पॉइंट है ट्रांसपोर्ट इज़ बाय 2 बेसिक मेथड। जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो भी सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है मेम्ब्रेन के थ्रू, वो मेनली 2 मेथड्स के थ्रू होता है। फर्स्ट वन इज़ पैसिव ट्रांसपोर्ट, नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ऐसे सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है जिसके अंदर एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। सेकेंड वन इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, द सेल मस्ट प्रोवाइड मेटाबॉलिक एनर्जी। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बिना एनर्जी के रिक्वायरमेंट वो सेल फ्रीली अपने आप सेल के अंदर या सेल से बाहर मूव नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट है सॉल्यूशन एंड ट्रांसपोर्ट, जिसके अंदर फर्स्ट आता है सॉल्यूशन, होमोजीनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन का मतलब होता है एक ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। सॉल्वेंट, डिसॉल्विंग मीडियम।
सोलवेंट का मतलब होता है कोई भी एक सॉल्यूशन जिसके अंदर जो लिक्विड मटेरियल होता है उसको अपन बोलते हैं सोलवेंट। नेक्स्ट वन इज सोल्यूट, कंपोनेंट इन स्मॉलर क्वांटिटीज विद इन ए सॉल्यूशन। सोल्यूट का मतलब वो होता है कि जो भी एक पूरे सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट भी होता है और सोलवेंट भी होता है। तो सोल्यूट वो होता है एक सॉल्यूशन के अंदर जो भी पार्टिकल्स होते हैं, जो भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उसको अपन बोलते हैं सोल्यूट। नेक्स्ट वन इज इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। इंट्रासेल्युलर फ्लूइड न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। इंट्रासेल्युलर फ्लूइड होता है जो सेल के विदिन में, सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको अपन बोलते हैं इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। नेक्स्ट वन इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड, फ्लूइड ऑन द एक्सटीरियर ऑफ द सेल। सेल के आउटसाइड में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको अपन बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब नेक्स्ट आती है सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज सम मटेरियल टू पास व्हाइल एक्सक्लूडिंग अदर्स। सेलेक्टिव परमिएबिलिटी का मतलब है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेनली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कवर करके रखती है सेल को और एक बैरियर की तरह वर्क करती है, जो कि सेलेक्टिव सब्सटेंसेस की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो सेलेक्टिव परमिएबिलिटी का मतलब होता है कि एक ऐसी मेम्ब्रेन जो कि सिर्फ सेलेक्टिव सब्सटेंसेस को ही अलाउ करती है सेल की एंट्री होने से। नेक्स्ट वन इज दिस परमिएबिलिटी इंक्लूड मूवमेंट इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। इस परमिएबिलिटी में आता है कि सेल के अंदर, सेल से बाहर सब्सटेंसेस की मूवमेंट होना। नेक्स्ट वन इज पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। अब अपन देखते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट जैसा कि मैंने बताया कि सब्सटेंसेस की मूवमेंट होना मेम्ब्रेन के थ्रू बिना किसी एनर्जी के रिक्वायरमेंट के, जिसके अंदर फर्स्ट आता है डिफ्यूजन। पार्टिकल्स टेंड टू डिस्ट्रीब्यूट देमसेल्फ इवनली विद इन ए सॉल्यूशन। मूवमेंट इज फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन और डाउन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के अंदर ट्रांसफ़र होना, मूवमेंट होना सब्सटेंस का, वो कहलाता है डिफ्यूजन अगेंस्ट ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन। फर्स्ट वन इज ऑस्मोसिस, सिंपल डिफ्यूजन ऑफ वाटर। हाईली पोलर वाटर इजिली क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर ऑस्मोसिस के अंदर क्या होता है कि जो सब्सटेंसेस की मूवमेंट के लिए किसी भी कैरियर मॉलिक्यूल की ज़रूरत नहीं होती। जो भी वाटर, फॉर एग्जांपल वाटर के लिए ले लेते हैं, वाटर जो है वो ईजिली फ्रीली बिना किसी कैरियर मॉलिक्यूल के हेल्प के अपने आप मूवमेंट कर जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। सेकेंड वन इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जिसमें आता है सब्सटेंस रिक्वायर ए प्रोटीन कैरियर फॉर ए पैसिव ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब होता है कि ऐसे सब्सटेंस जो कि फ्रीली मूव नहीं कर सकते प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, उन सब्सटेंस को किसी प्रोटीन कैरियर की या फिर किसी कैरियर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस में मूवमेंट करने के लिए। डिफ्यूजन थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, जिसमें नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन। वाटर एंड सोल्यूट आर फोर्स्ड थ्रू ए मेम्ब्रेन बाय फ्लूइड और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ए प्रेशर ग्रेडियंट मस्ट एग्जिस्ट। फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन के अंदर होता है कि एक सॉल्यूशन के अंदर जो लिक्विड मटेरियल होता है उसके थ्रू सॉलिड मटेरियल को फोर्सली बाहर निकालना। वो फोर्सली बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है उसको अपन बोलते हैं फिल्ट्रेशन। फर्स्ट पॉइंट इज सोल्यूट कंटेनिंग फ्लूइड इज पुश्ड फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लोअर प्रेशर एरिया। इसके अंदर क्या है कि जो लिक्विड मटेरियल होता है वो सोल्यूट कंटेनिंग पार्टिकल्स को पुश करता है हाई कंसंट्रेशन एरिया से लोअर कंसंट्रेशन एरिया के अंदर मूव करने के लिए। नेक्स्ट वन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस दैट आर अनेबल टू पास बाय डिफ्यूजन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस के अंदर उन सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है जो कि डिफ्यूजन के थ्रू मूव नहीं कर पाते। दे मे बी टू लार्ज, वो या तो साइज़ में ज़्यादा बड़े होते हैं इसलिए वो डिफ्यूजन के थ्रू है वो मूव नहीं कर पाते। नेक्स्ट वन इज दे मे नॉट बी एबल टू डिजोल्व इन द फैट कोर ऑफ द मेम्ब्रेन, या तो वो जो फैट सोल्यूबल होते हैं वो ईजिली मूव नहीं कर पाते डिफ्यूजन के थ्रू
नेक्स्ट वन इज़ दे मे हैव टू मूव अगेंस्ट ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, या फिर उनको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में मूव करना होता है। ऐसे सब्सटेंसेस के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वो बिना एनर्जी की एब्सेंस में वो मूव नहीं कर पाते प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस में। टू कॉमन फॉर्म्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फर्स्ट वन इज सोल्यूट पंपिंग, केमिकल एक्सचेंज, सेकेंड वन इज बल्क ट्रांसपोर्ट। तो फर्स्ट वन अपन देखते हैं सोल्यूट पंपिंग। सोल्यूट पंपिंग क्या होता है? सोल्यूट पंपिंग जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि सोल्यूट का एक्टिवली ट्रांसपोर्टेशन होता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट, एनर्जी की प्रेजेंस में सोल्यूट का एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। सेकेंड वन इज़ बल्क ट्रांसपोर्ट, एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस के अंदर क्या होता है कि एक मेम्ब्रेन बाउंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं जो कि किसी भी सब्सटेंस को कैरी आउट करने का काम करते हैं। एक्सोसाइटोसिस के अंदर यही होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर वेसिकल्स है वो प्रेजेंट होते हैं। ये वेसिकल जो होते हैं सब्सटेंस को अंदर लेने का काम करते हैं। एंडोसाइटोसिस के अंदर क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, उनका ट्रांसपोर्ट होता है सेल के अंदर। एंडोसाइटोसिस के अंदर फर्स्ट है एक्स्ट्रा सेलुलर, एंगल्फ सब्सटेंसेस बाय एनक्लोजिंग इन ए मेम्ब्रेनियस वेसिकल। एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर एंगल्फ सब्सटेंसेस बाय एनक्लोजिंग ए मेम्ब्रेनियस वेसिकल्स। इसके अंदर जैसे कि अपन ने पीछे देखा था कि सेम वैसे ही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहाँ पे वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। वो जो वेसिकल्स होते हैं वो सब्सटेंसेस को, मटेरियल को अपने अंदर एंगल्फ कर लेते हैं। टू टाइप्स ऑफ एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस जो होता है वो मेनली टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज़ फैगोसाइटोसिस, सेल ईटिंग। सेकंड वन इज़ पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस के अंदर जो भी अनयूजेबल मटेरियल्स है उसको डाइजेस्ट करने के काम करते हैं। फैगोसाइटोसिस के अंदर जो मेनली सॉलिड मटेरियल होता है उसको एंगल्फ करने का काम होता है। पिनोसाइटोसिस के अंदर जो लिक्विड मैटर होता है उसको एंगल्फ करने का काम है वो होता है। Let's discuss about the cell life cycle. Cell life cycle. Cell have two major periods. First one is interphase, जिसके अंदर आते हैं cell growth, cell carries and metabolic process. इंटरफेज के अंदर फर्स्ट है सेल ग्रोथ, जिसके अंदर सेल की ग्रोथ होती है। सेकंड के अंदर सेल है वो सेल के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो कैरी आउट करती है। मेटाबॉलिज्म जो होता है वो, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि केमिकल रिएक्शंस हैं वो होती है। सेकेंड वन इज सेल डिवीजन। सेल रेप्लिकेट इटसेल्फ, फंक्शन इज टू प्रोड्यूस मोर सेल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर प्रोसेस। सेल डिवीजन जो होता है मेनली सेल का लाइफ स्पैन होता है। हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जिनका अलग अलग लाइफ स्पैन होता है। उनका लाइफ स्पैन कंप्लीट होने के बाद है जो सेल है वो डिवाइड होता है, सेल रेप्लिकेट होता है और अपनी जैसी दूसरी कॉपीज़ बनाता है। डीएनए रेप्लिकेशन, जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेटेड एंड रेडीज ए सेल फॉर डिवीजन इनटू सेल्स। जेनेटिक डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर क्या होता है? डीएनए जैसे अपन ने पीछे देखा था, डीएनए जो है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है जो कि किसी भी पर्सन की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाता है। जो ड्यूरिंग द सेल डिवीजन के टाइम पे डीएनए जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है वो डिवाइड हो जाता है और दूसरी जो कॉपी होती है उसके अंदर भी प्रेजेंट हो जाता है, जिससे वो अपनी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर सके। नेक्स्ट वन इज प्रोटीन सिंथेसिस। जीन, डीएनए सेगमेंट दैट कैरीज ए ब्लूप्रिंट फॉर बिल्डिंग वन प्रोटीन। प्रोटीन हैव मैनी फंक्शन। जीन जो होती है वो मेनली प्रोटीन की बनी हुई होती है जिसका बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट वन इज बिल्डिंग मटेरियल फॉर सेल्स। जो सेल्स होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। सेकेंड वन इज एक्ट एज एंजाइम्स। जो प्रोटीन होती है वो एंजाइम की तरह एक्ट करती है और एंजाइम जो होती है वो जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं अपनी बॉडी के अंदर उस केमिकल रिएक्शंस को कैरी आउट करवाने के लिए एंजाइम्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
आरएनए इज इसेंशियल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। आरएनए जो है वो ज़रूरी होता है प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना बॉडी टिश्यूज़ ग्रुप ऑफ सेल्स विद सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। एक ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू बोलते हैं अपन जिनकी स्ट्रक्चर और फंक्शन है वो सिमिलर होते हैं। 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू जो है वो मेनली 4 टाइप के होते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट है एपिथेलियम, सेकंड वन इज़ कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड वन इज़ नर्वस टिश्यू, फोर्थ वन इज़ मसल्स। अब सबसे पहले अपन देखते हैं एपिथेलियम टिश्यू, जिसके अंदर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स, बॉडी कवरिंग, बॉडी लाइनिंग, ग्लैंडुलर टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू जो होते हैं वो अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अपनी बॉडी कवरिंग के अंदर बॉडी लाइनिंग, अपनी ऑर्गन्स की लाइनिंग के अंदर ग्लैंडुलर टिश्यूज़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन देखें तो फर्स्ट फंक्शन है इसका प्रोटेक्शन। तो एपिथेलियम टिश्यू जो है वो मेनली उसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन का। अपन देखते हैं एपिथेलियम जो है एक लाइनिंग की तरह वर्क करता है, अपनी बॉडी सरफेस एरिया को कवर कर रखता है। तो जो एपिथेलियम टिश्यू जो होता है वो किसी भी रेडिएशन से, टॉक्सिन सब्सटेंस से, किसी भी पैथोजन की एंट्री से प्रोटेक्ट रखने का काम करता है। सेकेंड वन इज़ एब्जॉर्प्शन। सेकेंड फंक्शन होता है एपिथेलियम का एब्जॉर्प्शन, जिसके अंदर किसी भी सब्सटेंसेस के एब्जॉर्प्शन जैसे कि वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एपिथेलियम टिश्यू। नेक्स्ट वन इज़ फिल्ट्रेशन। थर्ड इसका फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन का। नेक्स्ट फंक्शन होता है सीक्रेशन का। अब एपिथेलियम टिश्यू जो कि अपने ऑर्गन की कैविटी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, अपनी लाइनिंग प्रेजेंट होते हैं, मेनली जो हार्मोन को सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर डालने का काम करते हैं एपिथेलियम टिश्यू। नेक्स्ट वन इज़ क्लासिफिकेशन। अब अपन देखते हैं एपिथेलियम टिश्यू का क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर फर्स्ट है स्क्वेमस एपिथेलियम, फ्लैटेंड, ये फ्लैटेंड शेप के होते हैं। सेकंड वन इज़ क्यूबोइडल, जो कि क्यूब शेप के होते हैं। थर्ड वन इज़ कोलमनार, जो कि कॉलम शेप के होते हैं। तो फर्स्ट अपन डिस्कस करते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम। फर्स्ट पॉइंट इज सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स। जो स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू होती हैं उनकी फ्लैट सेल्स की सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है। सेकेंड वन इज़ यूजुअली फॉर्म्स मेम्ब्रेन, ये एक मेम्ब्रेन फॉर्म करते हैं। थर्ड वन इज़ लाइंस बॉडी कैविटीज़। जो स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू होते हैं वो अपनी बॉडी कैविटीज़ को कवर करते हैं। नेक्स्ट वन इज लाइन लंग्स एंड कैपिलरीज, अपने लंग्स और कैपिलरीज को कवर करने का काम करते हैं। जैसे कि अपन ने एपिथेलियम टिश्यू के फंक्शन में पढ़ा था कि जो एपिथेलियम टिश्यू होते हैं वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं, हॉर्मोन्स का सीक्रेशन करते हैं, जो भी एक्सेस फ्लूइड होता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो अपन सेकंड देखते हैं सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, जिसके अंदर फर्स्ट आता है सिंगल लेयर क्यूब लाइक सेल्स। सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम जो होते हैं वो क्यूब लाइक सेल्स होते हैं जिनकी सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉमन इन ग्लैंड्स एंड देयर डक्ट्स, मेनली ये ग्लैंड्स के अंदर और डक्ट्स के अंदर इनकी लाइनिंग है वो प्रेजेंट होती है। थर्ड वन इज फॉर्म्स वॉल ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल्स, किडनी ट्यूब्यूल्स की वॉल है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यूज़। नेक्स्ट वन इज कवर्स द ओवरीज, ओवरीज की लाइनिंग पे भी प्रेजेंट होते हैं सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू। थर्ड वन इज सिंपल कोलमनार एपिथेलियम इन विच सिंगल लेयर ऑफ टॉल सेल्स, इसके अंदर सिंगल लेयर होती है टॉल सेल्स की। नेक्स्ट वन ओफन इंक्लूड गोबलेट सेल्स विच प्रोड्यूस म्यूकस, ये जो होते हैं इनके अंदर गोबलेट सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि म्यूकस का सीक्रेशन करती है। म्यूकस जो होता है एक थिक सब्सटेंस होता है जो कि किसी भी अगर कोई भी फॉरेन मटेरियल या फिर कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर अपनी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो ये उसको कैचअप कर लेता है और बॉडी के अंदर जाने से रोकता है। लाइंस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो सिंपल कोलमनार एपिथेलियम है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वन इज स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। फर्स्ट पॉइंट सिंगल लेयर बट सम सेल्स आर शॉर्टन देन अदर्स, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड के अंदर सिंगल लेयर होती है सेल्स की लेकिन ये एक दूसरे से छोटे होते हैं। ओफन लुक लाइक ए डबल सेल लेयर, ये डबल लेयर के जैसे दिखाई देते हैं। सम टाइम सीलिएटेड इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सीलिएटेड जो सेल्स होते हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सीलिएटेड जो होते हैं वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर सेल्स होते हैं जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि किसी भी फॉरेन पार्टिकल को लंग्स के अंदर जाने से रोकते हैं। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन फंक्शन, इनका फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन का, सीक्रेशन का।
सीक्रेशन, जो भी ये म्यूकस है वो सीक्रेट करते हैं। तो पीछे अपन ने जो देखा कि म्यूकस जो होती है एक थिक सब्सटेंस होती है जो कि किसी भी फॉरेन पार्टिकल को कैचअप कर लेती है और आगे अपने जो रेस्पिरेटरी लंग्स हैं उनके अंदर जाने से रोकती है। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2, विच एपिथेलियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ डस्ट पार्टिकल आउट फ्रॉम द बॉडी? फर्स्ट स्क्वेमस एपिथेलियम, सेकंड सीलिएटेड एपिथेलियम, third adipose tissue, fourth cuboidal epithelium, and the right answer is ciliated epithelium. Rationally, ciliated epithelium is found in respiratory tract, which are hair-like structure that help in moving the waste material such as dust. तो जैसे मैंने पीछे भी बताया था कि जो सीलेटेड एपिथेलियम है वो मेनली अपनी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। तब अगर अपनी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल या फिर कोई भी डस्ट पार्टिकल एंटर हो जाते हैं तो ये उनको कैच करके अपनी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से बाहर निकालने का काम करते हैं। अब नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू। इट फाउंड एवरीवेयर इन द बॉडी। इट इंक्लूड्स द मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो मेनली मेसोडर्म जो लेयर होती है, जो कि जर्म लेयर होती है, उससे ड्राइड होते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी पार्ट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ फंक्शंस, बाइंड बॉडी टिश्यू टुगेदर। ये जो कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो बॉडी टिश्यूज़ को साथ में बाइंड रखने का काम करते हैं। सेकेंड वन इज़ सपोर्ट द बॉडी, बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। थर्ड वन इज़ प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं, किसी भी फिजिकल ट्रॉमा से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। अब अपन देखते हैं इसके टाइप्स, जिसमें फर्स्ट है बोन और ओसियस टिश्यू। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ बोन सेल्स इन कैविटीज़, हार्ड मैट्रिक्स ऑफ कैल्शियम सोल्ट, लार्ज नंबर ऑफ कोलेजन फाइबर्स। ये जो बोन सेल्स होते हैं वो कैविटीज़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये जो बोन सेल्स का जो हार्ड मैट्रिक्स होता है वो कैल्शियम सोल्ट का बना होता है। इसके अंदर लार्ज नंबर में कोलेजन फाइबर है वो प्रेजेंट होता है। कोलेजन फाइबर जो होता है वो लार्ज नंबर के अंदर इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि मेनली इसको स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करवाने का काम करता है। यूज्ड टू प्रोटीन एंड सपोर्ट द बॉडी, ये इसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो कि बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। सेकेंड वन इज हाइलिन कार्टिलेज। इट इज़ मोस्ट कॉमन कार्टिलेज। इट इज़ composed ऑफ abundant कोलेजन फाइबर्स, रबरी मैट्रिक्स। हाइलिन कार्टिलेज जो होता है सबसे मोस्ट कॉमन कार्टिलेज होता है। ये सबसे ज़्यादा कोलेजन फाइबर्स का प्रेजेंट होता है। जैसे कि अपन ने पीछे देखा था कि कोलेजन फाइबर जो है स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करवाता है, इसके अंदर रबरी मैट्रिक्स है वो प्रेजेंट होता है। एंटायर फीटल स्केलेटन इज़ हाइलिन कार्टिलेज। जो एंटायर फीटल का जो एंटायर स्केलेटन होता है वो हाइलिन कार्टिलेज का ही बना होता है। थर्ड वन इज़ इलास्टिक कार्टिलेज, जिसके अंदर फर्स्ट है प्रोवाइड इलास्टिसिटी। जो इलास्टिक कार्टिलेज, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इलास्टिक कार्टिलेज जो होता है वो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करवाता है, मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है सेल को। फॉर एग्जांपल सपोर्ट द एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर को सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के काम में आता है। नेक्स्ट वन इज़ फाइब्रो कार्टिलेज, हाईली कंप्रेसिबल। फाइब्रो कार्टिलेज जो होता है हाईली कंप्रेसिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल फॉर्म्स क्यूशन लाइक डिस्क बिटवीन द वर्टिब्रे। जो दो वर्टिब्रे के बीच में प्रेजेंट होता है फाइब्रो कार्टिलेज, जो कि एक क्यूशन का काम करता है, जो कि एक क्यूशन का काम करता है, कंप्रेसिबल होता है, कंप्रेसिबल नेचर का होता है। फिफ्थ वन इज़ एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू, मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू होता है वो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये सॉफ्ट होता है, प्लाएबल टिश्यू होता है। सॉफ्ट और प्लाएबल टिश्यू का मतलब जो ऐसे टिश्यू जो इजीली बेंड हो जाते हैं। कंटेन ऑल फाइबर टाइप्स, इसके अंदर सारे फाइबर्स के टाइप्स प्रेजेंट होते हैं। कैन सोक अप एक्सेस फ्लूइड, जो भी एक्सेस फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको ये सोक कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट वन इज एडिपोज टिश्यू। मैट्रिक्स इज एन एरियोलार टिश्यू इन विच फैट ग्लोब्यूल्स है वो प्रीडोमिनेंट। इसका जो मैट्रिक्स होता है वो एरियोलार टिश्यू का बना होता है, लेकिन इसके अंदर जो फैट है वो ज़्यादा डोमिनेंट होता है, फैट है वो ज़्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वन इज़ मैनी सेल्स कंटेन लार्ज लिपिड डिपॉजिट। बहुत सारे सेल्स होते हैं जिसके अंदर लार्ज अमाउंट में फैट है वो डिपॉजिट होता है। फंक्शन प्रोटेक्ट सम ऑर्गन्स। जो एडिपोज टिश्यू होते हैं वो मेनली अपने ऑर्गन्स के साइड में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये प्रोटेक्ट रखने का काम करता है ऑर्गन को। सेकेंड वन इज सर्व एज ए साइट ऑफ फ्यूल स्टोरेज। ये फ्यूल स्टोरेज का काम करता है। जिस टाइम पे
मेनली जब केमिकल रिएक्शन होती हैं, केमिकल बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है, उससे अपने को एनर्जी मिलती है, अपने सेल को एनर्जी मिलती है, तो उसी एनर्जी की हेल्प से जो अपने सेल हैं वो फंक्शन कर पाते हैं प्रॉपरली। इन केस ऑफ स्टारवेशन के टाइम पे, मेनली स्टारवेशन के टाइम पे जो एडिपोज टिश्यू, जो डिपोज टिश्यू होता है अपने बॉडी के अंदर, वो फ्यूल प्रोवाइड करवाने का, उस टाइम पे फ्यूल प्रोवाइड करवाने का काम करता है। नेक्स्ट वन इज ब्लड सेल सराउंडेड बाई फ्लूइड मैट्रिक्स। ब्लड सेल जो होते हैं वो फ्लूइड मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फाइबर्स आर विजिबल ड्यूरिंग क्लोटिंग। क्लोटिंग मैकेनिज्म के टाइम पे, क्लोटिंग होती है उस टाइम पे अपने को फाइबर्स हैं वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन, ट्रांसपोर्ट व्हीकल फॉर मटेरियल। जो ब्लड होता है वो मेनली एक व्हीकल का काम करता है, जो मेनली सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3, विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेसिबिलिटी? ए इलास्टिक टिश्यू, बी एडिपोज टिश्यू, सी स्क्वेमस एपिथेलियम, डी क्यूबोइडल एपिथेलियम। एंड द आंसर इज इलास्टिक टिश्यू। रैशनल ए, elastic tissue are composed of elastic protein which is mainly responsible for elasticity of part। मेनली इलास्टिक टिश्यू जो होता है वो इलास्टिक प्रोटीन का बना हुआ होता है, जिसका मेन फंक्शन ही होता है कि वो सेल टिश्यू को इलास्टिसिटी है वो प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट आता है मसल टिश्यू। फंक्शन इज टू प्रोड्यूस मूवमेंट। मसल टिश्यू का मेन फंक्शन ही होता है कि ये मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है। मसल टिश्यू जो होता है मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज स्केलेटल मसल, सेकेंड वन इज कार्डियक मसल एंड थर्ड वन इज स्मूथ मसल। फर्स्ट आता है स्केलेटल मसल, कैन बी कंट्रोल्ड वॉलेंट्री। स्केलेटल मसल्स जो इनकी जो एक्टिविटी है वो वॉलेंट्री कंट्रोल की जा सकती है, खुद से जो एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। सेल अटैच टू कनेक्टिव टिश्यू। जो स्केलेटल मसल्स होती हैं ये कनेक्टिव टिश्यू से अटैच्ड होती हैं। सेल आर स्ट्रेटेड जो होता है एक सीरीज ऑफ रिज होता है, तो इन सेल्स के अंदर एक सीरीज ऑफ रिज है वो प्रेजेंट होता है। सेल्स हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस। ऐसे सेल्स होते हैं जिसके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड वन इज कार्डियक मसल, ओनली फाउंड इन हार्ट। जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो सिर्फ हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती हैं। फंक्शन इज टू पंप ब्लड। सेल आर स्ट्रेटेड 1 न्यूक्लियस पर सेल। जो कार्डियक मसल होती है वो सिर्फ अपने हार्ट के अंदर पाई जाती है, और कार्डियक मसल का जो मेन फंक्शन होता है, मेन और सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है वो होता है ब्लड को पंप करने का। इसके सेल के अंदर स्ट्रेटेड होती है, मतलब एक सीरीज होती है रिज की। एक न्यूक्लियस के अंदर एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। थर्ड वन इज स्मूथ मसल। ये इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं जिनके ऊपर बॉडी का कंट्रोल नहीं होता। नेक्स्ट वन इज सराउंड होलो ऑर्गन्स। ये मेनली जो होलो ऑर्गन्स होते हैं उनको कवर रखती हैं। अटैच टू अदर स्मूथ मसल सेल्स। ये दूसरी जो स्मूथ मसल सेल्स होती हैं उनके साथ अटैच रहती हैं। नो विजिबल स्ट्रेशंस, इसके अंदर कोई भी विजिबल स्ट्रेशंस प्रेजेंट नहीं होते। 1 न्यूक्लियस पर सेल। हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होता है। अब आता है नर्वस टिश्यू। फर्स्ट वन इज नर्वस एंड नर्व सपोर्ट सेल्स। नर्वस सेल्स और नर्व सपोर्ट सेल्स नर्वस टिश्यू जो होते हैं जिनका मेनली काम होता है किसका, इम्पल्सिस को ट्रांसमिट करने का। नर्वस टिश्यू जो नर्वस सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी की ऑल ओवर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। तो उन एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए नर्वस टिश्यू जो है वो मेनली वर्क करते हैं, क्योंकि नर्वस टिश्यू जो होते हैं वही इम्पल्सिस के ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं। सेकेंड वन इज फंक्शन इज टू सेंड इम्पल्सिस टू अदर एरियाज ऑफ द बॉडी। इरिटेबिलिटी एंड कंडक्टिबिलिटी। इरिटेबिलिटी का मतलब होता है कि एक एबिलिटी जिससे किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड किया जाता है। इरिटेबिलिटी एक एबिलिटी होती है जिसमें कोई भी स्टिमुलस के अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड करने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं इरिटेबिलिटी। कंडक्टिविटी एक एबिलिटी होती है जिसके अंदर इम्पल्सिस का ट्रांसमिशन होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। नेक्स्ट है रीजनरेशन ऑफ टिश्यू, जिसमें फर्स्ट है टिश्यूज दैट रीजनरेट ईजिली। ऐसे टिश्यू जो जल्दी से रीजनरेट कर जाते हैं वो होते हैं एपिथेलियल टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड बोन। टिश्यू दैट रीजनरेट पुअरली, ऐसे टिश्यू जो बहुत ही पुअरली रीजनरेट होते हैं वो होते हैं स्केलेटल मसल। नेक्स्ट वन टिश्यू दैट आर रिप्लेस लार्जली विद द स्कार टिश्यू, ऐसे टिश्यू जो कि रीजनरेट नहीं कर पाते, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कार टिश्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो होते हैं कार्डियक मसल्स एंड नर्वस टिश्यू विद इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड।
थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।